पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा शूमो चाओयांग को एक स्पेशल टेक्निक देता है प्रैक्टिस करने के लिए। और जब चाओयांग उस टेक्निक को प्रैक्टिस करती है तो वो खून की उल्टी कर देती है और बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर आके उसे चेक करता है तो बताता है कि चाओयांग के पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से उसने खून की उल्टी कर दी। फिर वो शूमो को एक ऐसे हर्ब के बारे में बताता है जो कि उसकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। तभी शूमो याद करता है कि वो हर्ब एक सीक्रेट रेल में है। फिर वो चाओयांग को लिवाकर उस सीक्रेट रेल में जाता है और अब आगे। यंग मास्टर, मेरा पेट भर गया है, अब हम लोग यहाँ से चल सकते हैं। तभी कहता है, अच्छी बात है, अब ज़रा मुझे कस के पकड़ो और हाँ, मेरे ऊपर उल्टी मत कर देना। इतना कहते ही शूमो वहाँ से उड़ जाता है और चाओयांग होती है वो कस के उसके कपड़े को पकड़ लेती है और बिल्कुल एक डॉल की तरह उसके कपड़ों में लटकी हुई होती है। तो सीन शिफ्ट होता है ह्यूलॉन्ग माउंटेन्स में, जहाँ पर एक माउंटेन होता है और उसके चारों ओर एक चाइनीज़ ड्रैगन लिपटा हुआ होता है जो कि देखने से आइस ड्रैगन की तरह लग रहा है। और शूमो वहाँ पर लैंड होते हुए कहता है, तो आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए। ये जगह और इन्हीं माउंटेन्स की गहराइयों में एक बहुत ही ज़्यादा खुफिया जगह है और उसी खुफिया जगह में सीक्रेट रेल में एंटर करने का एक दरवाज़ा है, जहाँ से हम लोग उस सीक्रेट रेल में एंटर कर सकते हैं। और उसी सीक्रेट रेल में जेड मसल्स एंड आइसबोन ग्रास है जो कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को फिक्स करने में हेल्प करेगी। और जैसे ही शूमो उतरता है तो जो चाओयांग होती है वो काफ़ी तेज़ी से हाफ फ्री होती है। फिर शूमो कहता है, चलो चलते हैं, हमारे पास ज़रा टाइम नहीं है। और फिर धीरे करके दोनों चलने लगते हैं। लेकिन चाओयांग होती है उसे कान में एक आवाज़ आती है तो कहती है, एक मास्टर, क्या आपने कुछ सुना? और वहीं दूसरी तरफ झाड़ी के पीछे एक शेर गुर्रा रहा होता है और वो अगली पल उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जो चाओयांग होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कस के शूमो का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है अपनी जान के बदले शूमो की जान को बचाएगी, इसीलिए वो शूमो को पीछे ढकेलने की कोशिश करती है। उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है, एक मास्टर, बच के, ये शेर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बिना शूमो के आगे आ जाती है और अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि वो अपनी जान के बदले अपनी यंग मास्टर की जान को बचा रही है, जिन्होंने उसे बिल्कुल एक नई ज़िंदगी दी है। और जैसे ही चाओयांग आंखें बंद करती है तो शूमो होता है वो अपने एक ही मूव से जो शेर होता है उसे हवा में ही फ्रीज कर देता है और उसे ध्यान से देखता है तो कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड एम्बर फ्लावर्स हैं और इसीलिए तो मुझे मारने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हो। इतना कहते ही शूमो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो शेर होता है उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो डिकम्पोज हो जाती है और उसका सिर्फ एक कंकाल बचता है। जिसे देखते हुए शूमो कहता है, तुम्हारे जैसा दो कौड़ी का जानवर इन सभी ब्लड एम्बर फ्लावर्स को अपने पास होना डिज़र्व नहीं करता है, तो अब तुम चैन से जाकर आराम कर सकते हो। इतना कहते ही वो शेर कंकार को ज़मीन पर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ जो चाओयांग होती है वो अपने सामने का सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो जो शेर की पूरी बॉडी, मतलब शेर का जो कंकाल ज़मीन पर गिरता है वो वापस से शेर की पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कहती है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये पूरी की पूरी हड्डियाँ तो फिर से वापस शेर के रूप में कन्वर्ट हो गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब जो शूमो चाओयांग के बड़बड़ाहट को सुनता है तो वो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ये सब स्क्रिप्चर ऑफ रीइंकार्नेशन का कमाल है। फिर अपनी बात को और कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, अब हमें अपने रहने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करना होगा और हमें अपने खाने का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा, तो हमें जल्दी से जल्दी रहने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी। इतना कहते ही शूमो वहाँ पे जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन सभी को अपने स्पिरिचुअल पावर से कलेक्ट करता है और वहाँ से चलते हुए कहता है, जल्दी चलो, वहाँ पर एक गुफा दिखाई दे रही है, हम लोग आज की रात वहाँ पर बिता सकते हैं। तभी जो पीछे चाओयांग होती है उसी शेर की पूंछ को पकड़कर घिसलाते हुए कहती है, जी यंग मास्टर। और इतना कहता ही शेर की पूंछ को पकड़ते हुए उसके पीछे चल देती है और इसी तरह से रात हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है गुफा के अंदर, जहाँ पर शूमो खड़े हुए कुछ सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो चाओयांग होती है वो उसी शेर की बॉडी को, जो कि एक आग के ऊपर भून रही होती है, उसी आग में फूंक मार रही होती है। और कुछ देर बाद जो शेर का मीट होता है वो पूरी तरीके से पक जाता है। चाओयांग एक लकड़ी उठाकर उसके मीट में उस लकड़ी को चुभो का टेस्ट चेक करने लगती है कि क्या वो पूरी तरीके से खाने लायक हो गया नहीं हो गया। और चाओयांग ये देखती है कि वो खाने लायक हो गया है तो कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और इसे खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आज लगता है मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जो शूमो होता है वो अचानक से कहता है, रुको, अपनी जितनी भी सांसें हैं उन्हें पूरी तरीके से रोक लो, लगता है आसपास कोई है। ये सुनकर जो चाओयांग होती है वो अपनी लार को पहुँचते हुए कहती है, हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे कैसे कौन आ सकता है इतनी रात में, वो भी। फिर वो दोनों ही छुपकर उसी गुफा के दरवाजे पर आ जाते हैं और फिर बाहर देखने लगते हैं। तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे लोगों के साए दिखाई पड़ते हैं और वो सभी लोग कुछ देख रहे होते हैं। और जब चाओयांग उन सबको देख ही रही होती है तभी जो शूमो होता है वो उसके बिल्कुल पास आ जाता है और धीरे से कहता है,
ये सभी लोग किसी पावरफुल सेक्ट के डिसाइपल्स लग रहे हैं, लेकिन इन सबको यहाँ पर होना काफ़ी अजीब है और इन सबको यहाँ पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तभी शुमो अपनी बात को कंटिन्यू करते कहता है, ये जो जगह है पूरी तरीके से खतरों से भरी हुई है और यहाँ पर बहुत रेयर केसेस में कोई ना कोई आता है, और खासकर इस तरह से इतनी रात में आना, इसका मतलब यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर जो चयांग होती है उसे कान में सीटी बजने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है और वहाँ डरते हुए कहती है, तो यंग मास्टर ये सब लोग यहाँ पर क्यों हैं? क्या उन्होंने हमें ढूंढ लिया? तभी सुमो कुछ सोचते हुए कहता है, हालांकि मैं ये तो नहीं जानता कि इन सब के यहाँ पे आने का रीज़न क्या है, लेकिन अगर इन सभी लोगों ने मेरे प्लान को बिगाड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम इन सब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इतना कहते ही जो शुमो की आंखें होती हैं पूरी तरीके से किलिंग इंटेंट से भर जाती हैं, और इसका मतलब साफ है कि अगर इन लोगों ने उसके प्लान को बिगाड़ने की कोशिश की तो इन सभी को निपटा देगा। और वहीं पीछे जो चयांग होती है वो आराम से शुमो की बातें सुनते हुए शेर होता है उसके मीट को एंजॉय कर रही होती है, और जैसे ही वो शुमो के किलिंग इंटेंट को देखती है वो भी हल्का सा पैनिक हो जाती है, लेकिन फिर उसके एक्सप्रेशन वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है वहीं रात में, जहाँ पर लिu रुओशे एक पेड़ के ऊपर खड़ी होती है और वो देखती है कि सामने से एक सेक्ट का डिसाइपल भागते हुए जा रहा होता है, और वो उसे देखकर सोचने लगती है ये बहुत ज़्यादा अजीब है और ये इस सब की थर्ड वेव है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन आखिरकार इस सब सेक्ट्स के इतने सारे डिसाइपल्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और जो स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो कि अब लिu रुओशे का चमचा बन चुका है, वो एक जगह इशारा करते हुए कहता है, ये देखो यहाँ पर लड़ाई का निशान है, लगता है यहाँ पर अभी जल्दी कुछ लोगों के बीच में लड़ाई हुई है। तभी जो लिu रुओशे होती है जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसे इस लाइफ के साथ साथ पिछली लाइफ का भी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि शुमो ने उसे लगभग हर वो चीज़ सिखाई थी जो वो जानता था। जब वहाँ पर आकर देखती है तो सोच से पड़ जाती है और वो कहती है, क्या ये कोई जाल है? फिर जब उसे ध्यान से देखती है फिर बड़बड़ाते हुए कहती है, इमॉर्टल मिरर ब्लड एम्बर फ्लावर। लेकिन अजीब बात यह है कि वो कुछ ही देर पहले यहाँ पर था और अचानक से आकर उसके जितने भी ट्रेसेस थे वो यहाँ पर गैप हो गए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज यहाँ पर जितनी भी पिछली लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ थी और जितने भी अच्छे अच्छे हर्ब्स वगैरह थे वो अचानक से गायब क्यों होते जा रहे हैं। तभी लिu रुओशे के दिमाग में फिगर बन जाता है, और ये फिगर किसी और का नहीं बल्कि शुमो का होता है, और वो सोचती है क्या कि ये सब शुमो का किया जा रहा है। और जैसे वो शुमो के बारे में सोचती है वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड डिसीजन लेती है और वहाँ से भागते हुए सोचने लगती है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, शुमो जितने भी एलिक्सर्स हैं वो पिछली लाइफ की तरह उन्हें फिर से कर लेगा, मुझे जल्दी करनी होगी। और वो इतना सोचते हैं वहाँ से भागने लग जाती है। और जब प्रोटैगनिस्ट सब देखता है तो कहता है, मिस रुओशे आप ऐसे क्यों भाग रही हैं, क्या कोई गड़बड़ है? तभी जो लिu रुओशे होती है वो हल्का सा रुकती है और उसे देख के कहती है, अगर तुम्हें ट्रेजर ढूंढना है तो तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा, अगर तुम यहाँ पर खड़े रहकर टाइम बर्बाद करते रहोगे तो जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सभी के सभी कोई लेके चला जाएगा। तभी जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो हल्का सा डरते हुए कहता है, लेकिन मिस रुओशे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर हम लोग इस तरह से रात में इस तरीके से घूमेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो जो लिu रुओशे होती है वो बिल्कुल छोटी सी दिखाई दे रही होती है और वहाँ से लगभग गायब ही हो चुकी होती है। इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है और सीन शिफ्ट होता है सुबह उसी केव में जहाँ पर शुमो और चयांग रुके हुए थे। जब सूरज की रोशनी चयांग के चेहरे पर पड़ती है तो धीरे धीरे करके उसकी आँखें खुल जाती हैं और वो हल्का सा अपनी आंखें मलते हुए उठती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, कल रात की प्रैक्टिस वाकई में बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी और मैं हर रोज़ की तरह आज रात फिर से दर्द की वजह से बेहोश हो गई। तभी वहीं पर जो शुमो होता है वो उसके माथे पर उंगली रखता है और उसकी बॉडी में अपनी हल्की सी स्पिरिचुअल चेंज चेक करता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है, तुम कुछ ही दिनों में तुम एक नॉर्मली ह्यूमन से ची रिफाइनिंग के 6 लेवल तक पहुंच गई हो, और ऐसा तो बहुत ज़्यादा जो वंस इन अ सेंचुरी जीनियसेस होते हैं वो भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे पास कल्टीवेशन का वाकई में काफ़ी अच्छा टैलेंट है, लेकिन तुम्हारे पुअर फिजिक की वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ रहा है, और इस तरीके से दर्द को सहते हुए कल्टीवेट करना तुम्हें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेगा और एक दिन तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और तुम्हें इसकी वजह से काफ़ी सारा डैमेज हो जाएगा। ये सुनते ही जो चयांग होती है अपने एक्सप्रेशंस को फर्म करते हुए कहती है, यंग मास्टर कुछ भी हो जाए चयांग आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करेगी, वो किसी भी लिमिट तक जाएगी। चयांग ने प्रॉमिस किया था कि वो आपकी तलवार बनेगी और वो आपके रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत को काट देगी, और चयांग कुछ भी हो जाए अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी। यंग मास्टर चयांग बस आपकी मदद करना चाहती है और आपके काम आना चाहती है। ये सुनते ही शुमो होता है वो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन अब एक बॉटल निकालता है और उसे चयांग को देते हुए कहता है, ये लो, ये एक कामिंग पिल है और नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कल्टीवेट करना तो कल्टीवेट करने से पहले इसे ले लेना। ये तुम्हारे दर्द को तो कम नहीं करेगा, लेकिन जिसकी वजह से तुम्हें जो मेंटल फटीग होती है
और उसे कम करने में तुम्हारी काफ़ी हद तक मदद करेगा। और जब चायांग ये पिल लेती है तो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होती है। उसके चेहरे पे काफ़ी सारे इमोशंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है ये देखकर कि जो चूमो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है। और जब वहाँ पर खड़ी होती है तभी चूमो वहाँ से बाहर जाता हुआ कहता है, तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो, चलो अगर हम लोग जल्दी से यहाँ नहीं निकले तो हमें बहुत देर हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई और पहुँच जाए, फिर हमें उससे फाइट करके वहाँ पर आगे जाना पड़ेगा। भले थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा लेकिन हमारा टाइम वहाँ पे और भी ज़्यादा बर्बाद होगा। और जब चायांग ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से दौड़ते और चलते कूदते हुए शूमो के पीछे पीछे वहाँ से चल देती है। सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर एक सांप लटका होता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा है। और इसी सबसे पता चलता है कि जो जंगल है वाकई में कितना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर आम आदमियों का आना मौत के घर में आने के बराबर है। वहीं उसी पेड़ के नीचे जो शूमो और चायांग होते हैं वो आराम से चल रहे होते हैं। शूमो इस अल्केमी फर्नेस की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इस समय की अच्छी से अच्छी अल्केमी फर्नेसेस भी इस फर्नेस की बिल्ड क्वालिटी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। और यही फ़र्क होता है एंशिएंट आइटम्स में और प्रेजेंट आइटम्स में। तभी पीछे से चायांग पूछती है, यंग मास्टर कि हम लोग जो अल्केमी फर्नेस ढूंढ रहे हैं वो इतनी ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है। ये सुनते ही जो शूमो होता है वो कहता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहीं पे थोड़ी दूर पर आगे होनी चाहिए। और फिर शूमो कुछ सोचता है और फिर पीछे मुड़ के चायांग से कहता है, ज़रा संभल कर। उस अल्केमी फर्नेस को एक जेड हॉर्न स्नेक गार्ड करता है तो उससे घायल मत हो जाना। और जैसे शूमो ये बोलना खत्म करता है सामने से आवाज़ आती है, आ संभल कर। और जैसे शूमो आवाज़ सुनता है तो वो कहता है, हाँ कि यहाँ पर और कोई भी है। और जब वो झाड़ियों से झाँक कर देखता है तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है लेनी, वो उसी जेड हॉर्न स्नेक से लड़ाई कर रहा होता है और वो अब तक उस जेड हॉर्न स्नेक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला चुका होता है। और जैसे ही शूमो ये देखता है कि प्रोटैगनिस्ट लेनी उसी जेड हॉर्न स्नेक से लड़ रहा है, वो सोचते हुए कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और जैसे वो सोचना ख़त्म करता है वहीं सब पर सामने जो जेड हॉर्न स्नेक होता है वो अपनी पूंछ के हमले से जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसे उड़ते हुए दूर भेज देता है। और जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर वो अपने मुंह से खून पोंछते हुए उठता है और वो कहता है, धत तेरी की, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। और जैसे ही वो और ज़्यादा कुछ सोच पाता तो जेड हॉर्न स्नेक होता है वो वापस से लेनी के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे लेनी देखता है कि जेड हॉर्न स्नेक का अटैक उसके पास पहुंचने वाला है, वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, लगता है मेरे पास इस सांप से लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मुझे से लड़ाई करनी ही होगी। और वो अपनी तलवार उठाकर उस सांप से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं जो जेड हॉर्न स्नेक होता है एक बहुत ही ज़्यादा कानों में चुभने वाली आवाज़ निकालता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एक ही बार में लेनी को निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे लेनी देखता है कि वो जो जेड हॉर्न स्नेक है वो उसे निकलने वाला है, वो अपनी तलवार उठाता है और उसके मुंह में घुसेड़ने वाला हो जाता है। और जब पीछे खड़ा हुआ शूमो ये सब देखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ़, ये वाकई में एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है। और वहीं सामने जो लेनी होता है वो कहता है, मरो कमीने, आज मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं तुझे मार कर ही रहूँगा और तुझे मारने के बाद मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जब उसकी तलवार होती है वो उस सांप के सर के बिल्कुल ऊपर होती है, तभी जो सांप होता है वो अपनी पूंछ से एक बहुत ही ज़ोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से जो लेनी होता है वो बहुत सारे पेड़ों को तोड़ते हुए बहुत ज़्यादा दूर जा गिरता है और वो खून की उल्टी करते हुए एक पत्थर में चिपक जाता है और अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहता है, लगता है मेरा खेल ख़त्म। और जैसे ही बोलना ख़त्म करता है तभी उसके सामने एक इंसान का साया के खड़ा हो जाता है और जब वो सामने नज़रें उठा के देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है।